नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बचपन की दो बहुत ही पावरफुल कहानियों की। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दो महिलाओं की अपनी आप बीती हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आती थीं। हम देखेंगे कि कैसे उनके बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक आग जला दी। तो कौन है ये दो महिलाएं? चलिए इनसे मिलते हैं। एक तरफ है जिद कलासा, जो 19th सेंचुरी अमेरिका की एक नेटिव अमेरिकन राइटर थीं, और दूसरी तरफ है बामा, जो आज के भारत की एक तमिल दलित राइटर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमेरिका से, एक भारत से, एक 19वीं सदी की, एक आज के दौर की, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। इनके हालात बिल्कुल अलग थे, पर इनके संघर्ष की कहानी में आपको एक बहुत गहरी समानता देखने को मिलेगी। तो आज के इस डिस्कशन को हमने 5 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 वुमेन 1 स्ट्रगल, फिर जानेंगे कि उनकी अ वर्ल्ड ऑफ इनजस्टिस कैसी थी। उसके बाद बात करेंगे सिंबल्स ऑफ ह्यूमिलिएशन की, और फिर देखेंगे कि कैसे उनके अंदर द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन जागा, और आखिर में हम समझेंगे लेसन्स इन डिग्निटी को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ वर्ल्ड ऑफ इनजस्टिस। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इन दोनों लड़कियों का बचपन में पहली बार एक ऐसी दुनिया से सामना हुआ जो उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी और सरासर नाइंसाफी से भरी हुई थी। जितकला साके के एक्सपीरियंस को समझने के लिए उनके इन शब्दों को देखिए। वो कहती हैं, द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। सोचिए, सेबों की धरती सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर उनके लिए वो दिन बहुत कड़वा और ठंडा था। चारों तरफ अजीब कठोर आवाजें थीं, एक ऐसा शोरगुल, एक ऐसा बेडलम जिसके अंदर वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही थी। ये उस आज़ादी से एकदम उल्टा था जिसे वो अपने घर पर महसूस करती थी। और अब जरा बामा की दुनिया पर नजर डालिए। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। जिद कलासा के ठंडे और डरावने माहौल के उलट बामा की दुनिया, वाओ, वो तो जिंदगी से भरपूर थी। गलियों में खेलकूद, मजे, दुकानें, बाजार, हर तरफ कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो रहा था। उनके लिए दुनिया एक मजेदार जगह थी, फुल ऑफ वंडर्स। और यही बात उस झटके को और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है जो उन्हें लगने वाला था। अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन पर, सिंबल्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। यहाँ हम उन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात करेंगे जो सिर्फ बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं थे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। ये उनकी आइडेंटिटी पर, उनकी डिग्निटी पर एक सीधा हमला थे। तो जिद कलासा के लिए ये सिंबल क्या था? उनके बाल। अब आप कहेंगे, बाल इसमें क्या है? पर उनके कल्चर में, उनके लोगों के लिए लंबे बालों का मतलब बहुत गहरा था। ये उनकी पहचान थी, उनकी ताकत का सिंबल थे। छोटे बाल तो सिर्फ वो लोग रखते थे जो किसी के मरने का शोक मना रहे हों, और शिंगल्ड हेयर यानी छोटे कटे हुए बाल वो कायरों की निशानी माने जाते थे जिन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया हो। तो आप समझ सकते हैं, उनके बालों का कटना सिर्फ एक हेयर कट नहीं था, ये उनकी कल्चर पर, उनकी आइडेंटिटी पर एक हमला था। और इस कोच में हम उनके उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। वो लिखती हैं, आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सिजर्स अगेंस्ट माई नेक। जरा इमेजिन कीजिए उस छोटी बच्ची को, उसे कैसा लगा होगा जब कैंची की वो ठंडी ब्लेड उसकी गर्दन पर लगी होगी। उनके लंबे बाल जो उनकी शान थे, एक कायर की तरह काट दिए गए। वो अपनी माँ के लिए तड़पती रहीं। उन्हें ऐसा फील कराया गया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चरवाहे द्वारा हाके जाने वाले जानवरों के झुंड का हिस्सा हों। कितना डिग्रेडिंग था ये। अब आते हैं बामा की कहानी पर। उनके लिए अपमान का प्रतीक क्या था? ये एक सीन था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि उनकी गली का एक बड़ा आदमी एक फूड पैकेट को हाथ से नहीं बल्कि उसकी डोरी से पकड़कर ले जा रहा है। फिर वो एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के सामने झुकता है और पैकेट उसे दे देता है। पहले तो बामा को ये देखकर बड़ी हंसी आई। उन्हें लगा ये कोई मजाक चल रहा है, पर असल में ये मजाक नहीं था। ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की एक बेहद अपमानजनक प्रैक्टिस थी। तो जब इन छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, जब उन्हें इतना ह्यूमिलिएट किया गया, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो चुप रहीं? नहीं। और यहीं से हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है, द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन। चलिए देखते हैं कि उनके अंदर बगावत की पहली चिंगारी कैसे और कब जली। जिपकला सा का रिएक्शन टू इमीडिएट था और एकदम क्लियर। वो एक छोटी बच्ची थी, चारों तरफ बड़े बड़े लोग थे, पर उनका पहला थॉट हार मानना नहीं था। उनका दिल चिल्लाया, नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। मतलब मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पहले लड़ूंगी। ये दिखाता है कि उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट पहले से ही मौजूद थी। बामा का गुस्सा थोड़ा अलग था। पहले तो उन्हें हंसी आई, पर जब उनके भाई ने उन्हें सच्चाई बताई तो उनकी वो हंसी गुस्से में बदल गई।
और उनका विद्रोह कैसा था? उनके मन में एक जोरदार इच्छा जागी। I wanted to touch those wretched wadies myself straight away. वो उन वड़ों को खुद छूना चाहती थी। ये छोटी सी इच्छा उस पूरे कैस्ट सिस्टम के अमानवीय लॉजिक के खिलाफ एक बगावत थी। एक ऐसा सिस्टम जो कहता था कि उनके छूने से खाना पल्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने विद्रोह तो किया, पर इन एक्सपीरियंसेस ने उनकी आगे की लाइफ को कैसे शेप किया? इससे उन्हें क्या सीख मिली? यही है हमारा फाइनल सेक्शन, लेसन्स इन डिग्निटी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बचपन में हुए इन वाक्यों ने उनके अंदर विद्रोह के बीज बो दिए। और अगर हम इन दोनों कहानियों का निचोड़ निकालें तो सेंट्रल थीम क्या है? वो ये है कि इनजस्टिस यानी नाइंसाफी चाहे किसी भी शक्ल में हो, वो बच्चों की नज़रों से छिप नहीं सकती। बच्चे उसे पहचान लेते हैं और यही अनुभव आगे चलकर उनके अंदर रिबेलियन यानी विद्रोह की नींव रखते हैं। यही वो कॉमन धागा है जो ज़िद-कलासा और बामा की अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। तो फिर इस अपमान से, इस नाइंसाफी से लड़ने का रास्ता क्या है? इसका जवाब बामा को उनके बड़े भाई से मिला। उनके भाई ने उन्हें समझाया और ये बहुत पावरफुल बात है। उन्होंने कहा, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल ऑनर, बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। मतलब सिर्फ इसलिए कि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं हमसे हमारा सम्मान छीन लिया गया है, पर अगर हम पढ़े लिखें, तरक्की करें तो हम इस अपमान को खुद से दूर फेंक सकते हैं। और यहीं पर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्निटी वापस पाने का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आती है। तो आज की ये डिस्कशन हमें बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बामा के भाई ने उन्हें एजुकेशन को हथियार बनाने की सलाह दी, तो मेरा सवाल आप सबसे है, आज की हमारी दुनिया में एजुकेशन कैसे इनजस्टिस को चुनौती दे सकती है? कैसे पढ़ाई लिखाई के जरिए हम नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए कीप लर्निंग।